सेल मेम्ब्रेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, लिविंग होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है सेलेक्टिव परमेबल एंड सेमी परमेबल। तो एनसीईआरटी में दोनों दे रखा है। अगर आपको आंसर देना है तो आपको सेलेक्टिव परमेबल चूज करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए नीट में तो सेलेक्टिव परमेबल राइट होगा। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में मिलती है, और दोनों में फंक्शन भी सेम होता है, और साथ में फंक्शन के अलावा स्ट्रक्चर भी सेम होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मिलता है? तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो 58 होती है, लिपिड 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट 1 से लेकर 2% होता है। लेकिन ये तो किसका दे रखा है? जनरल जो सेल्स होती है उसमें दे रखा है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आरबीसी में क्या मिलता है। एनसीईआरटी में आरबीसी के बारे में दे रखा है। तो आरबीसी में 52% प्रोटीन है, लिपिड कितना है 40%, और कार्बोहाइड्रेट कितना है 8%। तो अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो आरबीसी से आएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड मिलता है, और फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर देखते हैं कि पोलर तो हेड होता है और कार्बन बॉन्ड मिलते हैं इसमें। कार्बन टेल किसकी बनी हुई होती है? फैटी एसिड की, और फैटी एसिड में कार्बन होता है। तो जो फैटी एसिड होता है वो सेचूरेटेड भी होता है, यानी इसमें जो कार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड मिलता है, और साथ में अनसेचूरेटेड फैटी एसिड भी होता है, यानी इसमें डबल बॉन्ड भी मिलते हैं। फास्फोलिपिड में जो हेड होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक यानी ये वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। और जो टेल होती है वो फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर, एनसीईआरटी में दे रखा है नॉन पोलर, यानी ये पोलर भी नहीं है और हाइड्रोफोबिक है। फोबिक का मतलब हाइड्रो यानी वाटर से दूर जाने वाला है। तो हेड एंड टेल, ठीक है, दोनों अलग अलग नेचर के, यानी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है, दोनों नेचर मिलता है फास्फोलिपिड में। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही नेचर मिलेगा। हेड जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक है, और टेल जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो अंदर की तरफ होता है। क्यों होता है अंदर की तरफ? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये अंदर की तरफ होता है, और साथ में ये नॉन पोलर होता है, और हेड पोलर होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है। सेल मेम्ब्रेन की अगर स्टडी करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं? मैच्योर आरबीसी को। क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है मैच्योर आरबीसी में, और अंदर जो होता है उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते, यानी अंदर की तरफ बिल्कुल खाली होगा। खाली होगा तो जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ओनली सेल मेम्ब्रेन दिखती है। ठीक है, इसलिए ये स्टडी करने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मैच्योर आरबीसी की स्टडी करते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने मॉडल दिए गए थे। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में देखते हैं कि जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको बताने वाला मॉडल जो था वो फ्लूइड मोजेक मॉडल था। ये 72 में दिया गया था, और किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ हेड होता है और अंदर की तरफ टेल मिलती है, बाहर की तरफ हेड और अंदर की तरफ टेल, इसलिए इसमें 2 लेयर बनती है फास्फोलिपिड की। ठीक है, फास्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें जो मेनली लिपिड मिलता है वो कौन सा होता है? फास्फोलिपिड। कौन सा लिपिड मिलेगा? फास्फोलिपिड। और ये क्या प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को? फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर अनसेचूरेटेड फैटी एसिड भी होता है, इसकी वजह से ये फ्लूइड नेचर देता है किसको? सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, हमने फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर पहले ही देख ली। ठीक है, क्योंकि फास्फोलिपिड में सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड फैटी एसिड मिलता है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कराता है किसको देता है? सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, लिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो कितने टाइप के होते हैं?
कौन कौन से मिलते हैं? एक तो फास्फोलिपिड मिलता है, दूसरा कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्या देता है? फ्लूइड नेचर। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, यानी ये दोनों जो लिपिड हैं इसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सेमी फ्लूइड नेचर। ठीक है, यानी ये तो ना तो ये सॉलिड होती है और ना ही ये फ्लूइड होती है, इसको बोलती है क्वासी फ्लूइड नेचर। एनसीईआरटी में दे रखा है क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर किसको बोलते हैं? ना तो ये कैसी होती है? सॉलिड नेचर की होती है और ना ही फ्लूइड नेचर की, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी फ्लूइड नेचर। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से इसकी जो नेचर होता है वो फ्लूइड नेचर का होता है, किसकी वजह से होता है? ये फास्फोलिपिड। और कौन? फास्फोलिपिड में भी किसकी वजह से? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। इस नेचर की वजह से क्या होता है कि सेल ग्रोथ कर सकती है, सेल में डिवीजन हो सकता है, एंडोसाइटोसिस हो सकता है और सिक्रेशन हो सकता है और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का कैसा नेचर है? फ्लूइड नेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में। प्रोटीन कौन कौन सी मिलती है सेल मेम्ब्रेन में? तो एक तो बाहर की तरफ मिलती है जिसको हम पेरिफेरल बोलते हैं या फिर एक्सट्रेंसिक बोलते हैं, और एक अंदर की तरफ प्रोटीन मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है सेल मेम्ब्रेन में ये क्या काम करता है? सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है ये सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है, यानी सेल को पहचानने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा? ग्लाइकोप्रोटीन में। ग्लाइकोप्रोटीन में, जो कि किसकी बनी होती है? ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसी तरीके से ग्लाइकोलिपिड में जो ग्लूकोज और लिपिड की बनी हुई होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या काम करता है? सेल को पहचानने का काम करता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जो स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो कैसे पहचानते हैं? किसकी वजह से पहचानते हैं? किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है, और जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में नेटवर्क बनाते हैं, किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इनसाइड होता है जिसको न्यूमेलन बोलते हैं और दूसरा बाहर की तरफ होता है जिसको जो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है? ठीक है, तो सिस्टनी मिलती है। इसमें क्या मिलती है? सिस्टनी। ये कैसी होती है? लॉन्ग होती है और अनब्रांच होती है। ठीक है, तो लॉन्ग होती है और अनब्रांच होती है, जिसकी वजह से इसमें एसईआर में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है और साथ में इसमें ट्यूबुल्स मिलती है। ये सिस्टनी कहाँ मिलेगी? आपको पूछ लिया जाए कि ईआर में सिस्टनी कहाँ मिलेगी, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगी। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूबुल्स होती है। ये ट्यूबुल्स जो मिलती है कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती है। ठीक है, वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन मिलती है और ये ओवल शेप एंड स्पिरिकल शेप के होते हैं। अब एनसीईआरटी में दे रखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडी आता है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल्स आता है। आपसे क्वेश्चन दिए रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगे? तो आपका आंसर है नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। ठीक है, कौन कौन नहीं आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं आएगा। कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन है वो किससे होता है? गोल्जी बॉडी से, और गोल्जी बॉडी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो आप भी देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम मिलता है और कौन सा? एटीएस, जबकि स्मूथ में नहीं मिलेगा।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या मिलती है, सिस्टर्नी, और स्मूथ में क्या मिलता है, ट्यूबुल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड सिक्रेशन का काम करता है, जबकि स्मूथ जो होता है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, जैसे कि लिपिड में स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करेगा। कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। अब जो माइक्रोसोम के बारे में दे रखा है कि माइक्रोसोम क्या होता है, तो जब माइक्रोसोम के बारे में दे रखा है, माइक्रोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आ सकता है क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है वो बताना है आपको। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से फंक्शन है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में काम आता है, यानी सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और कहाँ करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करेगा। लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कौन मेंटेन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कुछ ऐसे मटेरियल जो टॉक्सिक होता है उसको नॉन टॉक्सिक में चेंज करता है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्या होता है कि ये जो फंक्शन है यही आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, गोल्जी बॉडी, वो क्या काम करता है, सेल का सिक्रेशन का काम करता है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में काम आता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में काम आता है, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। अब लाइसोसोम के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में। लाइसोसोम जो होता है वो कैसा होता है, इसके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी बॉडी में भी सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिंगल मिलेगी, और लाइसोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इन तीनों में सिंगल मिलती है। साथ में अगर पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डबल मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मिलती है, और न्यूक्लियस में भी डबल मिलती है। लाइसोसोम के बारे में दे रखा है कि लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं, यानी डाइजेशन करने वाले एंजाइम मिलते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है pH 5 पे। ठीक है, और जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें ये प्रेजेंट होता है। साथ में ये WBC में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि लाइसोसोम WBC में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये क्या काम करता है, WBC जो बैक्टीरिया है उसको खा जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर लाइसोसोम नहीं मिलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। pH 5 पे ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। बाहर की तरफ जो साइटोसोल होता है उसका pH 7.2 होता है, लेकिन लाइसोसोम जो के अंदर कितना pH होगा, 5 होगा। लाइसोसोम के जो फंक्शन होते हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, यानी सेल के अंदर ही डाइजेशन करता है। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर यानी सेल के अंदर। ये ऑटोलाइसिस यानी सेलुलर डाइजेशन में भी काम आता है। ठीक है, किस कौन करता है सेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा हो, किसके द्वारा होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो मिलके क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाते हैं। वैक्यूल्स के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। वैक्यूल्स के बाहर की तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये प्लांट के साइटोप्लाज्म में मिलता है। और कौन सी सेल में मिलता है, मैच्योर सेल में मिलता है। मैच्योर सेल में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर सेल में वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं कि वैक्यूल्स कहाँ मिलेगा, प्लांट में मिलेगा, और मैच्योर सेल में ये इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी।
मेरिस्टेमेटिक सेल और एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होगा, यानी नहीं मिलता है। कॉन्ट्रिप्टाइकल वैक्यूल्स, ये ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है और फूड वैक्यूल्स जो होता है वो कहाँ मिलते हैं, प्रोटिस्टा में मिलते हैं। और किसकी वजह से बनते हैं, ये फूड के पार्टिकल्स को निगलने की वजह से बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एनसीईआरटी में दे रखे है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी बाहर की तरफ इसके डबल मेम्ब्रेन होती है। अभी मैंने बताया है कि जो डबल मेम्ब्रेन किस में होती है और सिंगल मेम्ब्रेन किस किस में होती है। तो ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, ठीक है, इन सब में क्या कैसी मिलेगी, सिंगल। माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड न्यूक्लियस है, इनमें डबल मेम्ब्रेन मिलती है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पावर हाउस सेल, क्योंकि इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है और किसके द्वारा होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में सबसे ज़्यादा मिलता है। सेल में ज़्यादा मिलने की वजह से सेल क्या होती है, एक्टिव होती है। जिस सेल में ज़्यादा मिलेगा उसमें वो सेल ज़्यादा एक्टिव होगी। जितने भी यूकैरियोटिक है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही ऐसे ऑर्गेनल्स मिलते हैं जिसको हम मीजोसोम बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान है। एनिमल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एनिमल सेल्स लोकोमोशन करती है, ठीक है, मूवमेंट करती है, दोनों करती है एनिमल सेल, जबकि प्लांट जो सेल्स होती है वो प्लांट तो लोकोमोशन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, तो जेन्यूस ग्रीन बी के द्वारा। इसके द्वारा स्टेन करके माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तभी दिखेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं किया जाए तो ये दिखाई नहीं देगा। ये बात आप ध्यान में रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की तरफ जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा परमेबल होती है और इसमें पोरिन्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। और जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है इसमें एंजाइम भी मिलते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी एंजाइम मिलते हैं। कौन से एंजाइम मिलेंगे, ETS के एंजाइम मिलेंगे। कौन से, ETS में। साथ में जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें फोल्ड भी मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सिस्टी बोलते हैं। अब जो F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, इनर मेम्ब्रेन में मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसको हम F1 F0 पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं, और यह ATP सिंथेसेज भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहर की तरफ है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसमें भी एंजाइम मिलते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें किसके एंजाइम मिलते हैं, ETS के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम कहाँ मिलते हैं, इनर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या मिलती है, DNA मिलेगा। DNA से क्या बनता है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसके अंदर प्रोटीन बनने की वजह से, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेचर होता है वो सेमी ऑटोनमस नेचर होता है, यानी ये अपने आप ही प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देती है, यानी सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहती है। इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। मैट्रिक्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्रेब साइकिल के एंजाइम्स मिलते हैं, DNA मिलेगा और राइबोसोम मिलेगा। राइबोसोम कौन सा मिलेगा, 70S राइबोसोम मिलता है। कौन सा, 70S। जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक, इनर मेम्ब्रेन, और साथ में जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, ये दोनों के बीच में मिलता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। जो DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, GC रिच होता है और साथ में नेकेड होता है, ठीक है। और राइबोसोम कौन से मिलती है, 70S टाइप के।
माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या काम करता है। एटीपी का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है और फोटो रेस्पायरेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया काम में आता है। फोटो रेस्पायरेशन के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स में फोटो रेस्पायरेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा और प्रोक्सीसोम में होता है। फोटो रेस्पायरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रूबिस्को एंजाइम किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, जिसको हम फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, जिसको हम एमाइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो डी नोवो है, तो आपका आंसर आएगा यस या नो। तो आंसर है नो, क्योंकि डी नोवो का मीनिंग होता है कि सेल अपने आप बनती है, सेल्फ ओरिजिनेट होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो अपने आप नहीं बनता। किसके द्वारा बनता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल होती है इसमें कुछ सिमिलरिटी मिलती है, यानी समानता मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से इसको हम ये मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। ठीक है, क्या क्या समानता मिलती है, डीएनए के बारे में देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, जी सीरीज होता है और नेकेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो भी सेम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए मिलेगा, जीसी यानी ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच मिलेगा और नेकेड मिलेगा। ठीक है, राइबोसोम दोनों में सेम मिलता है, 70S राइबोसोम ही तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और 70S ही प्रोकैरियोटिक सेल में। दोनों जो डिवीजन करती है वो भी सेम करती है। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है प्लास्टिड। ठीक है, बाहर की तरफ की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। प्लांट सेल में मिलेगा, ठीक है, साथ में यूग्निना में मिलेगा। बड़ा इसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखाई देता है। साइज़ कैसी होती है, बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखाई देगा। पिगमेंट के बेस पे प्लास्टिड को हम देखते हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं। किस बेस पे, पिगमेंट के बेस पे। कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसमें पिगमेंट नहीं मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर के अलावा दूसरे जितने भी कलर है उन सभी प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट मिलते हैं।